कक्षा 12 हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपकी अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। जायसी का जो अंश 12 मासा नाम से अपने पाठ्य पुस्तक में संकलित किया हुआ है, जिसमें नागमती के वियोग का वर्णन है, उसी के तहत आज हम 12 मासा का दूसरा पद पढ़ने वाले हैं। इसकी सहप्रसंग व्याख्या देखेंगे। पहले पद की सहप्रसंग व्याख्या और जायसी का कवि परिचय, पाठ परिचय हमने पहले देख लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, और पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। शुरू करते हैं। जो जायसी रचित पद्मावत जो प्रबंध काव्य है, उसमें 12 मासा इस शीर्षक के तहत नागमती के वियोग को यहाँ जो है जायसी ने बड़े मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। आपको पता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि चित्तौड़ का राजा रत्नसेन पद्मावती जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी है, उसको प्राप्त करने के लिए वो यहाँ से चला जाता है। तब जो उसकी पत्नी है रानी नागमती, वो उस रत्नसेन के वियोग में यहाँ तकलीफ देखती है। उसका विरह जो है बहुत ही भयानक हो जाता है। इसका वर्णन जायसी ने यहाँ किया है। तो 12 मासा नाम से अलग अलग 12 महीनों में चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक कवि ने नायिका नागमती का विरह वर्णन किया है, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में केवल 4 महीनों का ही विरह वर्णन दिया हुआ है। मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। मार्गशीर्ष में नायिका नागमती का विरह वर्णन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पौष महीने में नायिका नागमती का विरह कैसा है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो पौष महीना है, वो पौष महीना अपने जो अंग्रेजी महीने हैं उसमें ये दिसंबर और जनवरी वाला समय ठहरता है। यानी दिसंबर और जनवरी का जो समय है वो पौष महीने का समय होता है, और ये वो समय होता है जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठंड की अधिकता वाले ये अपना दिसंबर जनवरी महीना, और अगर विक्रम संवत्ती कैलेंडर में हम बात करें तो पौष का महीना है। तो सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। सहप्रसंग आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद या अंश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित 12 मासा शीर्षक से उद्धृत है। 12 मासा कवि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत प्रबंध काव्य का अंश है। इस संकलित अंश में पौष महीने में नायिका नागमती के विरह को मार्मिक ढंग से जायसी ने यहाँ चित्रित किया है। विरह की अवस्था है और मसनवी शैली में इसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार हम यहाँ शुरू करेंगे। पहले कठिन शब्द पूष यानी पौष महीना, और झाड़ यानी ठंड। पौष महीने की जो ठंड होती है बहुत कड़ाके की ठंड होती है। थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई, जड़ाई मतलब यहाँ भी ठंड से डर करके या ठंड से लिप्त होकर के लंक दिशी, लंक दिशी कहते हैं। लंका कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में तापा, तप रहा, प्रकाश फैला रहा है। विरह बारडिबा, दारुण, दारुण कहते हैं भयानक। सीऊ ठंड, सर्दी। कंपी कंपी मरो ले हरि जीव, हरि यानी यहाँ हरण कर लिया है, और जीव यानी जीव, जीवड़ा, मन। कंत, कंत कहते हैं यहाँ स्वामी, पति, रत्नसेन के लिए आया है यहाँ। और लागो ईरे, ईरे यानी हृदय से लग जाओ। पंथ, रास्ता, अपार जिसका पार नहीं है, बहुत दूर है। सूझ, सूझता नहीं है। नियरे, नियरे यानी पास में। फिर इस तरह देखो, शोर सुपेती, शोर सुपेती कहते हैं अपन रजाई को। ठंड को भगाने के लिए हम जो जो वस्त्र ओढ़ते हैं उनको हम रजाई, कंबल ये कह सकते हैं। तो शोर सुपेती, रजाई। आवे जूड़ी, जूड़ी का मतलब यहाँ वापस ठंड हो गया। जानव सेज, हिवंचल बूढ़ी, हिवंचल यानी बर्फ। हिवंचल का मतलब क्या हो गया? बर्फ। बूढ़ी यानी डूबी हुई, बूढ़ी यानी डूबी हुई।
चकई, ये चकवी पक्षी आ गई है, चकवी। निसी, निसी कहते हैं रात। बिछुड़े दिन मीला, हो निसी, हो यानी मैं। निसी बासर वीरे कोकिला, निसी रात हो गया, बासर यानी दिन। रेनी, रेनी वापस आ गया रात। अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जीवो बिछोई पंखी, पंखी यानी पक्षी हो जाएगा। वीरे सचान, सचान आ गया यहाँ बाज, बाज पक्षी। भवे तन चाड़ा, चाड़ा यानी प्रचंड रूप से, प्रचंड रूप से। जियत खाई मुए यानी मुझे, मुझे नहीं छाड़ा। रकत डरा, रकत यानी रक्त खून, मांसू मांस, गरा गड़ गया है। हाड़ भये, हड्डियां, भये सब शंख। और धनी ये स्त्री हो गया वापस, पहले भी आ चुका है। सारस ओई ररी मुई यानी मुई यानी मर गई है। और ररी का मतलब हो जाएगा यहाँ चीख चीख कर। चीख चीख कर, समेटो पंखी। तो ये कठिन शब्द थे। शुरू करते हैं। पौष के महीने में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नायिका अकेली है। नायक जो रत्नसेन है वो उससे दूर है। और ये जो प्रकृति का उद्दीपन रूप में यहाँ वर्णन किया है, प्रकृति के ये 12 महीने जिसमें पौष भी एक है, ये नायिका के वीर्य को बढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए प्रकृति का उद्दीपन रूप में यहाँ वर्णन किया गया है। पूस जाड़ थर थर तन कापा, जब पौष का महीना आता है उस पौष के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है और पौष की ठंड से थर थर तन कापा, जो शरीर है, तन कहते हैं शरीर, थर थर कांपने लग जाता है। जिन्हें आप क्या हो ना दूजनी छूटबा लग जाए। तो यहाँ नायिका नागमती का शरीर भी इस पौष की ठंड से थर थर कांप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा, और आप ध्यान दीजिए यहाँ जो है सूरज नीचे दक्षिण दिशा में चला गया है। और आपको ध्यान है कि जो मकर संक्रांति होती है तब ये उत्तरायण में आता है सूरज। तो यहाँ क्या है, सूरज जड़ाई, सूरज भी जड़ाई, ठंड से जड़ करके, ठंड से डर करके, यानी उसको भी ठंड ज़्यादा लग रही थी। लंक दिशि तापा, दक्षिण दिशा में जा करके तपने लग गया, यानी अपनी गर्मी वहाँ फैला रहा है। यानी सूरज भी डर करके भाग गया। पौष में इतनी ठंड पड़ रही है कि सूरज भी डर करके दक्षिण दिशा में चला गया, क्योंकि ये स्थिति वो होती है जब सूरज दक्षिणायन होता है और मकर संक्रांति से ये सूरज उत्तरायण होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, विरह बाडिबा दारुण सिऊ, दारुण कहते हैं भयंकर, भयानक। ये जो पौष की भयानक भयंकर सर्दी है, विरह बाडी, विरह को बढ़ा रही है, विरह की बाढ़ ला रही है। यानी इस पौष के महीने में जो भयंकर सर्दी पड़ रही है उस कारण विरह और ज़्यादा बढ़ गया है। कपी कपी मरो ले हरि जीव। अब नायिका नागमती ये कह रही है कि इस पौष की ठंड में कपी कपी मरो, कांप कांप के मर रही हूँ, ले हरि जीवो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पौष की ठंड ले हरि जीवो, ये मेरे जीव का हरण कर लेगी, यानी मेरा जी निकाल देगी, मुझे मार देगी, मेरे जीव को, प्राण को हर लेगी, हरण कर लेगी। कौन? पौष की ठंड। यानी ये पौष की ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ये मेरे प्राणों को हर लेगी, मुझे मार देगी, इतना मेरा जो है शरीर कांप रहा है। फिर आगे देखिए, कंत काओ लागो हीरे। आगे जायसी नागमती के माध्यम से कह रहे हैं कि कंत, हे स्वामी, हे पति मेरे रत्नसेन, कहाँ हो तुम? लागो ये रे, इस पौष की ठंड में तुम आकर के मेरे हृदय से लग जाओ। पंत अपार सूझ नहीं रहे। नायिका नागमती यहाँ ये कहना चाह रही है कि यदि आप मेरे पास होते तो भले ही आप नहीं आ सक रहे हैं, आप आने में असमर्थ हैं, तो मैं आपके पास चली जाती, लेकिन यहाँ पर भी पंथ अपार सूझ नहीं रहे, रास्ता लंबा है, सूझता नहीं है कि नायिका नागमती किधर जाए कि रत्नसेन उसको मिल जाए, नहीं रहे। और हे स्वामी, हे प्रियतम,
आप मेरे पास में नहीं हो। अगर आप मेरे पास में होते, रास्ता लंबा नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं आपके पास चली आती, लेकिन रास्ता भी लंबा है, सूझ नहीं रहा कि किधर जाना है, आप पास में नहीं हैं। और ये पोष की ठंड, पोष महीने की जो ठंड है, ये मेरे जीव को ले रही है, मुझे कपा रही है, मेरे विरह को भयानक तरीके से ये बढ़ा रही है। सौर सुपेती आवे जुड़ी, ठंड में पोष की जो कड़कड़ाके की ठंड होती है उसमें हम एक एक दो दो रजाई कंबल ओढ़ते हैं ताकि अपने को ठंड नहीं लगे। नायिका नागमती यहाँ कह रही कि सौर सुपेती आवे जुड़ी, रजाई ठंड को भगाने के लिए रजाई या कंबल ओढ़ रही है, फिर भी आवे जुड़ी, फिर भी ठंड आ रही है, अर्थात ठंड दूर नहीं हो रही है। वियोग के कारण, विरह के कारण नायिका नागमती की ठंड जो है वो ज़्यादा सहन हो रही है उससे। इस प्रकार वो कह रही कि चाहे कितनी रजाई ओढ़ लूँ, कितने ही कंबल ओढ़ लूँ, लेकिन ये ठंड भाग नहीं रही है, ठंड दूर नहीं रही है, ये ठंड जो है आ रही है, महसूस हो रही है। जानव सेज इवन चल बूढ़ी, जानव मानो ये जो सेज है, बिस्तर है, ये बर्फ़ में डूबा हुआ, ये सेज जो बर्फ़ में डूबी हुई है, जैसे इस सेज पर बर्फ़ बिछा दी है, इतनी ये जो ठंडी लग रही है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। जानव मानो ये शब्द आवे, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, फिर आगे देखिए, चकई निसी बिछड़े दिन मीला। आगे नायिका नागमती अपने आप को उस चकवी पक्षी से भी बदतर मान रही है। वो ये कह रहे कि वो चकवी पक्षी तो फिर भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि रात को बिछड़ करके वो दिन में अपने प्रियतम चकवे से मिल जाती है। लेकिन यहाँ नायिका नागमती की स्थिति उस चकवी से भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो अपने प्रियतम से जो बिछुड़ी है वापस वो मिल नहीं पा रही है। इसलिए वो कह रही है चकई निसी बिछुड़े, जो चकवी पक्षी होती है वो रात को बिछुड़ करके दिन मिला, दिन में वापस चकवा से मिल जाती है। आपको पता है कि चकवा और चकवी पक्षी जो रात को एक साथ नहीं रहते हैं, वो अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है वो वापस मिल जाते हैं। तो नायिका नागमती यहाँ कह रही है कि वो चकवा और चकवी तो वापस मिल जाएंगे, लेकिन मेरी स्थिति उस चकवी पक्षी से भी खराब है, क्योंकि रात हो या दिन प्रियतम मुझे नहीं मिल रहे हैं। हो निसी बासर विरह कोकिला, मैं निसी रात और दिन, नायिका यहाँ कह रही है कि मेरी स्थिति रात और दिन उस विरह के कारण कोयल पक्षी की तरह हो गई। कोयल जैसे विरह में कूकती रहती है, ऐसे वो नायिका उस विरह में जो है कूक रही है। विरह में उस नायिका की स्थिति कोयल के समान हो गई है। उपमा अलंकार यहाँ हो जाएगा। फिर आगे देखिए, रहनी अकेली साथ नहीं सकी, यानी नायिका नागमती ये कह रही है कि रात में भी मैं अकेली हूँ, दिन में तो फिर भी उसकी सखियाँ उसके साथ हो जाती है तो दिन का समय तो निकल जाता है, लेकिन रात में सखियाँ भी उसके पास नहीं है। इसलिए रहनी अकेली, रात में वो अकेली है, साथ नहीं सकी, उसकी जो सहेलियाँ हैं वो उसके साथ नहीं है, तो रात का समय और कैसे निकले। कैसे जीवो बिछोई पंखी, नायिका नागमती ये कह रही है, प्रश्न पूछ रही है कि कैसे जीव, अब मैं कैसे जिंदा रहूं उस बिछड़े हुए पक्षी के समान। जो विछों में जो पक्षी की स्थिति होती है उसके समान मेरी स्थिति हो रही है। जैसे जब कोई पक्षी बिछुड़ जाता है अपने प्रियतम से तो वो तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता है। तो यहाँ नायिका नागमती ये कह रही है कि उसी विछोई पक्षी के समान, बिछड़े हुए पक्षी के समान अब मैं कैसे जिंदा रहूं। अब मेरे जीवित रहने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि मैं भी उस पक्षी के समान तड़प तड़प करके अपनी जान देने की स्थिति में आ गई हूँ। आगे वो कह रहे कि विरह सचान भवे तन चाड़ा, यानी विरह रूपी बाज पक्षी। बाज पक्षी आपने देखा होगा कि वैसे तो बाज पक्षी मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको नोच नोच करके खाता है, लेकिन कभी कभी वो जीवित का भी शिकार कर लेता है। तो यहाँ नायिका नागमती कह रही है कि विरह रूपी बाज पक्षी, रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ आरोप किया गया है। तो विरह रूपी बाज पक्षी क्या कहा है, विरह सचान, विरह रूपी बाज पक्षी भवे तन चाड़ा, प्रचंडता से मेरे शरीर को झकझोर रहा है, उसको निचोड़ रहा है, उस पर वो झपट्टा मार रहा है। जिए तो खाए मुझे नहीं छाड़ा।
आगे नागमती ये कह रही है कि ये जो वीर्य रूपी बाज पक्षी है मेरे शरीर को इतना झकझोर रहा है कि जीते जी ये मुझे खा जाएगा, मुझे नहीं छाड़ा, ये मुझे अब छोड़ने वाला नहीं है। कहने का भाव ये है कि विरह की स्थिति बहुत भयंकर बनी हुई है और उस विरह के कारण नायिका नागमती का अब जो है अंत समय निकट है, वो उस विरह के कारण अपने प्राण त्यागने वाली है। उसकी स्थिति बहुत भयानक हो गई है और विरह रूपी बाज पक्षी अब उसको छोड़ने वाला नहीं है, यानी विरह के कारण अब उसकी जान चली जाएगी। तो देखिए यहाँ उपमा अलंकार भी आ गया, उत्प्रेक्षा भी आ गया, रूपक भी आ गया और जहाँ जहाँ वर्ण समान आ रहे हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, रकत डरा, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। पहले चौपाइयाँ दे दी, अब ये दोहा दिया जा रहा है। ठेठ अवधी भाषा का इस 12 मासा में पद्मावत में जायसी ने प्रयोग किया गया है। बोलचाल की जो लोक संस्कृति है, लोक भाषा है, उसका प्रयोग जायसी ने अपने प्रबंध काव्य पद्मावत में किया है। रकत डरा मासू गरा हाड़ भये सब शंख, क्या कहना चाह रही है? मसनवी शैली का, फारसी शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। ऐसा वर्णन अपनी भारतीय शैली में देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ विरह में मांस की, हड्डियों की, रक्त की ऐसी बात की जाए। ये केवल और केवल फारसी शैली में होता है, मसनवी शैली में होता है। रकत डरा, नायिका नागमती ये कह रही है कि हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग के कारण रकत डरा, मेरे शरीर का सारा रक्त खून निकल चुका है और शरीर में खून अब रहा नहीं है, मांसू गड़ा, और विरह के कारण मेरा जो मांस है वो गल गया है, यानी अब शरीर में न तो खून है न मांस है। हाड़ भये सब शंख, पूरा शरीर जो है हड्डियों का ढांचा हो गया, केवल हड्डियां हड्डियां रह गई है, और वो हड्डियां भी कैसी? शंख के समान खोखली हो गई है। हड्डियों का ढांचा भी जो है शंख के समान हो गया। उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ, धनी सारस होई रही मुई आई समेटो पंख। वो नायिका नागमती ये कह रही है कि धनी सारस होई, कि मैं तुम्हारी स्त्री उस सारस पक्षी के समान चीख चीख करके वियोग में विरह में मर रही हूँ। आई समेटो पंख, हे प्रियतम, जितना जल्दी हो सके तुम आकर के उस, जैसे सारस पक्षी वियोग में अपने प्राण त्याग देता है और उसके केवल पंख इधर उधर बिखर जाते हैं। नायिका नागमती ये कह रही कि हे प्रियतम, तुम अगर समय पर आ पाओगे तो कम से कम मेरे पंख जो हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे, अर्थात मेरा मृत शरीर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बाद में आओगे तो वो भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रियतम, जल्दी से जल्दी तुम आ जाओ। जीते जी तो मैं तुम्हें नहीं देख पाई, लेकिन मरने के बाद तुम आकर के मेरे शरीर को, मेरे पंखों को समेट लो, ताकि मुझे थोड़ी सांत्वना मिल सके कि जीवित रहते हुए मुझे प्रियतम का सानिध्य नहीं मिल पाया, लेकिन मरने के बाद कम से कम तुम मेरे शरीर को स्पर्श करो। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ जायसी ने किया। उपमा अलंकार का सुंदर वर्णन है यहाँ। और इस प्रकार ये जो सारी बातें मैंने बताई, कौन सा अलंकार है, वियोग श्रृंगार का बड़ा मार्मिक चित्रण है, फारसी शैली का वर्णन है, और जो नायिका नागमती का जो वियोग अतिशयोक्तिपूर्ण उसका वर्णन है, बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया। किसी का खून इतना निकलेगा, किसी का मांस गल जाएगा, किसी की हड्डियां ढांचा रह जाएगी, संभव नहीं है। बड़ा चढ़ा करके जायसी ने यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण नागमती के वियोग का वर्णन किया है, और ऐसा भारतीय शैली में अपने को देखने को नहीं मिलता। ये सब चीज़ें आप उस विशेष में लिखेंगे, जहाँ व्याख्या के बाद विशेष लिखा जाता है वहाँ लिखना है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। हम बहुत जल्दी तीसरे पद की व्याख्या भी लेके आएंगे। धन्यवाद।